वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 4। इस कहानी के दोनों मुख्य किरदार एलिसन और नोआ फिलहाल डिटेक्टिव के पास हैं। दोनों का अलग अलग सेशन लेता हुआ डिटेक्टिव जेफरीज उनसे उनकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल पूछता जा रहा है और इनकी कहानी में ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर खून किया किसने है। पर अभी तक उसे कुछ खास सफलता मिली नहीं है, या शायद उसे कुछ क्लू मिल चुके हैं पर वो इनके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता। इस कहानी के पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो हमने द अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर उसमें इसे अपलोड कर दिया है। इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। इस पार्ट के शुरू में ही नोआ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। उधर से जो आवाज़ आ रही है उसे इस कहानी में अभी तक दिखाया नहीं गया, पर हाँ, नोआ किसी को लिखाई के सिलसिले में गाइड कर रहा है। वो मार्क ट्वेन जैसे राइटर पर कमेंट कर रहा है। इसके साथ ही नोआ उस शख्स को कह रहा है, तुमने कहानी के रूपक में काफ़ी गड़बड़ी की है। इस समय उसके पास कहानी के कुछ पन्ने हैं जिन्हें उसने हाथ में लिया है। इस सीन से ये साफ लग रहा है कि प्रेजेंट में नोआ अपने करियर में सक्सेसफुल हो चुका है और साथ ही उसकी दूसरी किताब भी पब्लिश हो चुकी है। तभी तो पिछले पार्ट में उसने जेफरीज को उसकी किताब पढ़ने को कहा था। इन सब बातों का खुलासा आगे चल के होगा, पर फिलहाल जब वो फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि तभी जेफरीज ने आकर उसे कहा, तुम्हारे ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे बस कुछ और सवालात करने हैं। अब जेफरीज के सवालों का जवाब देता हुआ नोआ अपनी कहानी बयां करता हुआ कहता है, आज वो एलिसन के साथ एक शिप में है। ये शिप कनेक्टिकट से लाइट हाउस को जाती है। उसने एलिसन के लिए और अपने लिए कॉफ़ी खरीदी और उसे लेकर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि दूर से उसने देखा कि उससे मिलने कोई बूढ़ी औरत आई है। नोआ दूसरी साइड चला गया। उसे एलिसन ने पहले ही वार्न किया है कि वो यहाँ की लोकल है और यहाँ वो उनके सामने नोआ के साथ नहीं दिखना चाहती। नोआ भी उसकी बातों की कदर करता हुआ अकेले में खड़ा होकर अकेले ही दोनों कॉफ़ी पी रहा है। बाद में जब शिप अपनी मंजिल पर पहुंच गई तब नोआ अकेले ही उतरकर काफ़ी आगे चला गया। बाद में एलिसन भी उसके पास आई और एक अजनबी की तरह मिली। उसने कहा, तो प्रोफेसर कहाँ जाना है? नोआ ने जवाब दिया, मुझे यहाँ का लाइट हाउस देखना है, सुना है बड़ा खूबसूरत दिखता है। एलिसन ने देखा कि नोआ की शर्ट पर कॉफ़ी गिर गई है और शर्ट काफ़ी गंदी भी हो गई है। उसने कहा, पहले तो तुम्हारे लिए नई शर्ट खरीदनी पड़ेगी। इसके बाद दोनों नज़दीकी मॉल में गए जहाँ दोनों ने शॉपिंग की। बाद में जब दोनों आइसक्रीम खाते हुए बाहर निकले तब नोआ ने उससे बताया, मैंने इस लाइट हाउस के बारे में पूरी रिसर्च कर ली है। ये 1875 में बनी थी। इसका प्रकाश पूर्वी तट पर सबसे तेज़ था। ये देश के उन 12 चुनिंदा लाइट हाउसेस में से एक है जिसमें अभी भी A1 क्वालिटी का फ्रेश लेंस लगा है। इसके साथ इसे 30 माइल की दूरी से भी देख सकते हैं। एलिसन बड़ी इम्प्रेस हुई है नोआ की इस रिसर्च से। इसके बाद दोनों बीच के दूसरी तरफ पहुँचे जहाँ का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत था। नोआ ने अपनी दास्तां बयां करते हुए कहा, जब मैं 17 साल का था तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कुछ सूझता ही नहीं था। जब बाहर जाता था तब शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। पिता हमेशा शराब में डूबे रहते थे। इसके बाद एलिसन ने बताया, मेरी नानी तट के दूसरे किनारे पर रहती हैं। मैं अब भी उन्हें हफ्ते में एक बार तो मिल ही लेती हूँ। उन्हें अल्जाइमर है पर सब ठीक ही चल रहा है। नोआ ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? एलिसन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, बिल्कुल हवा की तरह, जो दिल में आता है वो करती हैं। बातें करते करते दोनों सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ गए थे। एलिसन ने यहाँ के बीच को दिखाते हुए बताया, मेरा बचपन नाना और नानी के साथ ही बीता था। मेरे नाना जी मुझे यहाँ लेकर आया करते थे। जो जहाज़ नष्ट होकर इस समंदर में मलबों के रूप में बहते हैं, हम दोनों उन्हें देखकर अपना दिल बहला लिया करते थे। एलिसन की कहानी सुनकर नोआ को उससे बड़ी हमदर्दी हुई। वो उसके करीब आकर उसे किस करने लगा। बाद में दोनों रेस्टोरेंट में पहुँचे। एलिसन ने पूछा, तुम्हारी राइटिंग का काम कैसा चल रहा है? नोआ ने कहा, मैंने पहला चैप्टर लिखकर पब्लिशर को भेजा है पर अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं क्या होने वाला है। इसके बाद नोआ एलिसन से पूछ बैठा, क्या तुम अपने आप को एक अच्छा इंसान मानती हो? एलिसन ने कहा, मैं अच्छा बुरा नहीं मानती। हाँ, मनोरोगी और बलात्कारियों की बात अलग है, पर उससे भी परे की बात यह है कि सभी अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अपने चारों तरफ दुनिया को देखोगे तब सब कुछ समझ आ जाएगा। नोआ ने पूछा, क्या तुम कोल के साथ एक आज़ाद रिश्ते में हो? एलिसन ने इस सवाल का जवाब ना में दिया। इतने में हेलन का फ़ोन आया नोआ के पास। जब वो हेलन से बातें कर रहा था
तब एलिसन उसके फ़ोन की बातचीत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। हेलेन ने कहा, तुम जल्दी घर आ जाओ, माँ बड़ा अजीब बिहेव कर रही हैं। तुमने 5 बजे आने का वादा किया था। इस पर नोआ बोल बैठा, तुम्हारी माँ तो हमेशा ही अजीब बिहेव करती है, इसमें नया क्या है? और मैं शाम को 6:30 बजे तक आ पाऊँगा। ये सब कहकर फ़ोन काट दिया। पर अब तक एलिसन का गुस्सा खूब बढ़ चुका था। उसने कहा, एक तो यहाँ आने का आइडिया तुम्हारा था, अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब वो गुस्से में जाने लगी है। नोआ उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर वो तेज़ी से गई और शिप की टिकट ले ली कनेक्टिकट के लिए। नोआ ने उसे मनाते हुए कहा, तुम अकेले कैसे जाओगी? इस पर एलिसन ने कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं चली जाऊंगी। नोआ ने पूछा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? एलिसन ने जवाब दिया, प्रॉब्लम यह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अब तुम्हें बांट नहीं सकती, पर ऐसा लगता है कि तुम्हें तो बस इस लाइट हाउस पर रिसर्च करनी है, उसके लिए तुम और कोई साथी ढूंढ लो। ऐसा कहते वो शिप पर चढ़ गई। अब नोआ इस आइलैंड पर अकेला है। वो पहुंचा एक शॉप में कुछ खरीदने के लिए। तभी उसने गेट पर देखा कि एलिसन खड़ी है। उसने कहा, मैं नहीं जा पाई। अब नोआ की कहानी के हिसाब से दोनों को ये महसूस हो गया है कि चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, दोनों एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते। इस तरह दोनों ने होटल में एक कमरा बुक किया और साथ में वक्त बिताया। यहाँ तक कि कहानी नोआ ने बयां की है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसमें एलिसन अपनी कहानी बयां करते हुए कहती है, हम दोनों होटल में साथ साथ रुके थे, हम इंटीमेट भी हुए, पर इन सब के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगा। नोआ ने खिड़की खोली। ऐसा कहते हुए एलिसन ने डिटेक्टिव से कहा, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। बाहर जाकर वो धूम्रपान करने लगी। इस ब्रेक के बाद एलिसन ने फिर से जेफरी से कहानी को बताना शुरू किया। एलिसन और नोआ बीच के पास खड़े हैं। एलिसन ने पूछा, तुमने तैरना कैसे सीखा? नोआ ने जवाब दिया, मेरे घर के पास एक झील थी, बस इतना काफ़ी था तैराकी सीखने के लिए। वैसे भी मेरा अधिकतर वक्त अकेले में बीतता था। अपने बचपन की दास्तान जब नोआ बता रहा था, तब एलिसन इसे सुनकर इमोशनल हो गई। वो उसे किस कर बैठी। इसके बाद दोनों वापस होटल में चले गए। यहाँ जब दोनों बेहद करीब थे, तब नोआ ने एलिसन के पैर के ऊपरी हिस्से में एक चोट का निशान देखा। वो जानना चाहता है कि आखिर ये चोट है कैसी, पर एलिसन जैसे कुछ छिपा रही है। वो संभलते हुए कपड़े पहनने लगी। वो अपने आप को नोआ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती। इस पर नोआ गुस्सा हुआ और कह बैठा, क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर नहीं तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? एलिसन ने यहाँ से जाने को कहा। इसके बाद दोनों शिप से वापस घर की तरफ निकल पड़े हैं। शिप पर एलिसन ने कहा, हमें इन सब को ख़त्म करना होगा, अभी यहीं। यहाँ दोनों के विचार नहीं मिल रहे। नोआ ने कहा, तुम उस घाव के बहाने कुछ तो छुपा रही हो, और जब तुम मुझसे अपनी लाइफ शेयर ही नहीं करना चाहती, तब भला साथ में रहने का कोई पॉइंट होता भी नहीं है। ये कहकर वो शिप के अंदर चला गया। अब शिप वापस कनेक्टिकट आ चुकी है। यहाँ जाते वक्त नोआ एलिसन के पास गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़रा बेअदब हो गया था, अब मैं जा रहा हूँ, अब शायद ही हम दोबारा मिलें। एलिसन ने भी कहा, मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। पर जब जाते हुए उसने एलिसन को कांपते हुए देखा, तब उसे कहा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो एलिसन को लिए कार से छोड़ने निकल पड़ा। कार में एलिसन ने बताया, मेरा बेटा था गैब्रियल, जब वो 4 साल का था तब गुजर गया। अब अगर वो होता तो 6 साल का होता। मैं आज भी उसे महसूस करती हूँ। घर के कोनों में उसकी आवाज़ सुनती हूँ। वो डूब कर मर गया। मैंने अभी भी अपने कंधे पर गैब्रियल का टैटू बनवा रखा है। और हाँ, तुम मेरे चोट के बारे में पूछ रहे थे ना, तो सुनो, जब भी मुझे अपने बेटे की याद आती है, मैं अपने आप को चोटिल कर लेती हूँ, फिर मरहम पट्टी करती हूँ। इससे मुझे बेहतर महसूस होता है। इस समय नोआ को समझ नहीं आ रहा कि वो एलिसन की तकलीफ़ कैसे कम करे, उसे क्या सलाह दे। उसने उसे उसके घर छोड़ा। फिलहाल कोल घर पर नहीं था। दोनों घर के अंदर आकर एक दूसरे के करीब आ गए। इसी पॉइंट पर कहानी का यह हिस्सा समाप्त हो गया। डिटेक्टिव ने इन दोनों की कहानियों को सुनकर अपना निष्कर्ष निकाल लिया है, पर वो कुछ और भी जानना चाहता है। आखिर लॉकहार्ट और होजिस की लड़ाई का क्या हुआ, और असली गुनहगार है कौन? फ्रेंड्स, आई नो ये कहानी थोड़ी लंबी हो चली है, पर हम रोज़ाना इसके एक पार्ट्स को अपलोड करते रहेंगे ताकि कहानी जल्दी समाप्त हो सके। अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।